एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक। जब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स की तो इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट चैप्टर को वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड सेकंड इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक जो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के आता है, अंदर आता है। जैसे ही हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक, जो वर्ड है स्टैटिक मीन्स समथिंग विच इज हैज़ बीन स्टॉप्ड। तो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक इज वॉट चार्ज इज वॉट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक में उस फीचर या प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे जब चार्ज एट रेस्ट होता है, और जब चार्ज होता है तो क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, या फिर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फोर्स, पोटेंशियल, गॉसेस लॉ, ये सारा कुछ इसके अंदर में आता है। और साथ में जब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का दूसरा पार्ट है, ये हम लोग फर्दर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग जैसे ही हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक, यानी डायनामिक यानी समथिंग इज मूविंग। क्या मूव कर रहा है? तो चार्ज मूव कर रहा है। चार्ज मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, तो हम लोग इलेक्ट्रोडायनामिक में पढ़ेंगे चार्ज जब मोशन में होगा। इसके अंदर में क्या क्या हमें पढ़ना है? तो इलेक्ट्रिक करंट है, मैग्नेटिज्म है, ईएमआई है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, एसी यानी ऑल्टरनेटिव करंट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेव एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो ये सारा चैप्टर होगा हम लोग का फर्स्ट बुक जो है फिजिक्स का क्लास 12th का। अच्छा, अब हम लोग जहाँ तक बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी वी ऑल नो दैट व्हाट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज कॉल्ड चार्जेस। इसको हम लोग चार्ज कहते हैं। और जब तक जैसे ही हम लोग चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज हमेशा मास में आता है। चार्ज विदाउट मास नहीं होगा, इसीलिए मैंने स्टार मार्क कर रखा है और उसके हिसाब से मैंने लिख रखा है उसके सामने, आप उसको देख के समझ सकते हैं। चार्ज ऑलवेज कम विथ मास। जब हम लोग बात करते हैं फोर्स की, जैसे ही हम लोग बात करते हैं फोर्स, यानी हम लोग की जानकारी में अभी तक है, जब हम लोग 11th क्लास में पढ़ा है कि हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानते हैं। इस क्लास में यानी क्लास 12 में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके सिवाय भी हम लोग दो फोर्स के बारे में जानते हैं, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियाई एंड वीक न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियस के अंदर में होता है। तो फोर्स हमारे कितने प्रकार के हुए? तो 4 प्रकार के फोर्स हुए। फोर्स आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप। इट्स ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में आता है, फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लिया एंड न्यूक्लिया, जो दोनों न्यूक्लियस के अंदर में होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस। अब हम लोग बात करेंगे चार्ज और मास। जब हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की और फिर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम लोग चार्ज की बात करते हैं, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। जब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं व्हाट इज जी, विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है। एज फार एज ग्रेविटेशनल फोर्स किसी चीज़ का भी हो सकता है, जो भी सब्जेक्ट मास कंटेन करेगा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ही होगा, नो मैटर वो क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ की अगर हम लोग बात करें तो अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है। मून की बात करें तो मून का भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और उसके कारण दोनों स्टेबल कंडीशन में रहते हैं। सिमिलरली इफ़ यू टॉकिंग अबाउट सन का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अर्थ को और सारे प्लैनेट्स को अपने रेंज में रखता है। तो उसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स करते हैं। जिसका भी मास होगा, जिस भी चीज़ का मास होगा, नो मैटर इट्स बॉटल, इट्स पेन या कॉपी, वॉट एवर, सारे चीज़ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता ही होता है। हाँ, डिपेंड करता है। अब हम लोग को फील नहीं हो पाता है कि ह्यूमन बीइंग जो 80 kg का होता है उसका मास कहाँ गया, तो उसका मास 80 kg है, लेकिन उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं पता चलता क्योंकि हम लोग कंपेयर करते हैं अर्थ से। अर्थ हमारे बॉडी के मुकाबले, हमारे घर के मुकाबले, हमारे कार के मुकाबले काफ़ी बड़ा होता है और इसी कारण से उसका एग्जिस्टेंस नहीं के बराबर होता है। सिमिलरली जैसे आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, अगर उसमें से 10 रुपये निकाल लिए जाएँ तो उसमें कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा, आप उसको 1 करोड़ ही बोलिएगा। सिमिलरली हर एक चीज़ का ग्रेविटेशनल फोर्स, हर एक मास का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स में भी फोर्स होता है, लेकिन ये फोर्स और ये फोर्स में बहुत ही अंतर है। ये हमारा
दो चार्जेस के बीच में फोर्स होता है और ग्रेविटेशनल दो मास के बीच में फोर्सेस होता है। दोनों में अगर डिफरेंसेस देखें तो चार्जेस और मास के देखेंगे तो चार्ज हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है, मास हमेशा ही पॉजिटिव होता है। जैसे किसी चीज़ का ये मास होगा 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, ग्राम, 10 ग्राम, लीटर, 10 लीटर। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं चार्ज की, तो चार्ज जो है स्पीड के अकॉर्डिंगली, स्पीड पे चार्ज डिपेंड नहीं करता है, बट मास स्पीड पे डिपेंड करता है। ये आपने 11th में पढ़ा होगा, m इज इक्वल टू एम नॉट, जो एम नॉट रेस्ट में रहेगा √/1 - v2 - c स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है मास चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी। इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखें, हम लोग जनरली हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो वेलोसिटी होता है ज़्यादातर हम लोग कितना 100, 200, 300, 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लोग जो न्यूमेरिकल्स बनाए होंगे अपने 11th में, वो अप्रॉक्स उसी के आसपास होगा। तो जब ये देखेंगे या दोनों का एलसीएम आप ले लेंगे तो c² - v², ये इतना छोटा हो जाता है क्योंकि c हमारा है 10⁸। अब 10⁸ माइनस अगर 100, 200, 400, 500 आप करते हैं तो ये नेग्लिजिबल हो जाता है इसके सामने। सिमिलरली जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, इफ़ यू हैव लाइक 100 करोड़ एंड समबडी रिमूव्स लाइक 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 100 रुपीज़ फ्रॉम देयर, तो एक 10 करोड़ या 20 करोड़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सिमिलरली सी में कोई वैल्यू, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर V2 हम लोग माइनस कर देते हैं। तो इसका वैल्यू अगर आप देखिएगा तो ये 1 हो जाता है। 1 हो जाता है तो मास हमेशा रेस्ट में शो करता है। अगर ये 1 से ज़्यादा हुआ तब मास में आपको चेंजेस दिखेगा। तो हम लोग का हम लोग की वेलोसिटी या स्पीड इतनी छोटी होती है कि हम लोग इसमें हम लोग चेक नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ, जब हम लोग बात करते हैं चार्जेस की, तो चार्जेस जो है मूव करता है, वो चार्ज का स्पीड हो जाता है आपका 10⁵, 10⁴, 10⁶, 10⁻7 तक आता है, जो इसके कंपेरेटिवली काफ़ी जाता है। सिमिलरली अगर इफ़ यू हैव लाइक 100 करोड़ रुपीज़, 100 करोड़ रुपीज़ में से अगर कोई 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए निकालता है तो 100 करोड़ में फ़र्क पड़ता है। सिमिलरली अगर हम देखेंगे तो वही चार्ज जो है, चार्ज कैन मूव इन वेरी फास्ट बट मास कांट मूव। इसीलिए मास के हिसाब से हमेशा, मास पे हमेशा वेलोसिटी का अंतर पड़ता है। लेकिन चार्ज जो है इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्पीड, चार्ज नो मैटर कितनी स्पीड से चलेगा उस पर इंडिपेंडेंट रहेगा स्पीड से। ठीक है, इस बात को हम लोग ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन मार्क, स्टार मार्क में आप लगा लो, चार्ज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्पीड। स्पीड से चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मास पे चार्ज पे फर्क पड़ जाएगा। मास पे स्पीड से फर्क पड़ जाएगा, चार्ज पे स्पीड पे फर्क नहीं पड़ेगा। इस पे जो चार्ज की वैल्यू रहेगी वो उतनी ही रहेगी। हाँ, मास कितना है उस पर डिपेंड कर जाएगा। इफ मास इज मोर सपोज एक्सिस्टिंग, देन चार्ज इज ऑब्वियसली इंक्रीज, बट चार्ज हमेशा स्पीड से इंडिपेंडेंट रहेगा। होपफुली आर गेटिंग दिस थिंग्स। अब इसके बाद मैं आपको दूसरे सेम चैप्टर में ले जाऊंगा। आप साथ में मैं आपको नोट्स भी दूंगा, आप देख सकते हैं कि नोट्स क्या है। आप इसको कॉपी डाउन भी कर सकते हैं। सिमिलरली मैं 1 बाय 1 आपको समझाते भी जाऊंगा कि ये है क्या। मैं वीडियो छोटा करने की कोशिश करूंगा सो दैट आपको समझ में भी आए। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी की ही पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स। व्हाट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स? समबडी इज आस्क यू व्हाट इज Electricity is a branch of electricity in which properties of statistics non-moving electric charges are studies। जो मैंने आपको अभी बताया वही इसमें मैंने लिखा है। तो जो नॉन मूविंग चार्जेस होगा उसी ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स में डिफाइन करेंगे। जो मूविंग चार्ज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आ जाएगा। जो मूविंग चार्ज हो जाएगा वो आपका अदरवाइज इसमें हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेचर की, जहाँ तक बात करते हैं तो नेचर में 2 ही तरह की चार्जेस होते हैं या फोर्सेस होते हैं। अगर हम लोग देखें, एक जो हमारा मास से रिलेटेड करता है, दूसरा हमारा जो चार्ज से रिलेटेड करता है। ठीक है, जो हमारा मास से रिलेटेड करता है उसे हम देखेंगे मास या चार्ज से, तो उसमें मोमेंटम आ जाता है, मास आ जाता है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि अगर किसी भी चीज़ का मास है तो उसमें ऑब्वियसली मोमेंटम होगा तो उसमें एनर्जी आएगी। अब कोई चीज़ कहीं से भी पुश यहाँ से यहाँ आ रही है तो उसको आप कोई चीज़ पुश कर रहा है, ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ तक नहीं जाएगी। तो जब भी मास में मोमेंटम होगा तो ऑटोमेटिकली फोर्स आएगा, फोर्स जिसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। तो मास में जो आता है मोमेंटम हो गया, मैटर्स ऑब्वियसली, मैटर व्हाट इज कॉल्ड एम, मास भी आपको एम ही कहेंगे। मैटर मतलब व्हाट इज कॉल्ड, दिस इज व्हाट कॉल्ड मैटर, एम हो गया। प्लस सरफेस, कितना एरिया कवर कर रहा है, वॉल्यूम,
कितना वॉल्यूम कवर कर रहा है, और कैनेटिक एनर्जी यानी कि कितना उसमें फोर्स या कैनेटिक एनर्जी है। ये सारा भी एनर्जी कैरी करेगा। सिमिलरली नेचर हमारे दूसरे भाग में अगर हम देखते हैं तो उसको रेडिएशन से रेडिएशन होता है। एनर्जी हम लोग दो पार्ट में किए, एक हम लोगों ने ये बताया आपका मोमेंट मास या मास से रिलेटेड होगा, दूसरा रेडिएशन। रेडिएशन में क्या आ जाता है, रेडिएशन में मास नहीं होता है, मास का कोई इसमें आवश्यकता नहीं है। हम लोग डायरेक्ट रेडिएशन की बात करते हैं। रेडिएशन में देखेंगे कि रेडिएशन में यहाँ से अगर कोई लेज़र निकलता है और दूसरे जगह को कहीं जाके हिट करता है, सपोज करें हिट किया, तो अब इसलिए यहाँ कुछ ना कुछ डैमेज करेगा, यानी कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, एनर्जी लूज़ होगी, एनर्जी यूज़ होगी, जो भी आप कह लो। तो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड रेडिएशन। रेडिएशन को मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, वो एक वेव में जाता है, यानी कि रेडिएशन हमेशा वेव में जाता है। लेकिन एनर्जी इसमें भी होती है, एनर्जी इसमें भी होती है। अगर इसमें बात करें, इसकी एग्जांपल ले लो, सपोज करो एक बुलेट है, बुलेट को यहाँ से क्लिक ट्रिगर किया, बुलेट आके हिट किया, हिट करने के बाद यहाँ ये भी कुछ डैमेज करेगा, तो दोनों में एनर्जी होती ही होती है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या है। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस की। सपोज इलेक्ट्रिक चार्जेस हम लोग सारे जानते हैं, या तो पॉजिटिव होते हैं या फिर नेगेटिव होते हैं। चार्ज हमेशा कैरी होगा किसी न किसी मास पे। कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये हमेशा कैरी होगा मास के थ्रू, इसका कुछ ना कुछ मास होगा। मास के हम लोग वैल्यू आगे बात करेंगे, लेकिन हमेशा इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है। और ये डेफिनेशन ही आप मान लो, या फिर आप इसे स्टार मार्क में लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है ट्रैवल करता है यहाँ से किसी भी प्लेस पे, तो ये हमेशा मास के साथ ही ट्रैवल करेगा। और ये जो मास होगा, मास पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस होता है। कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। और इस पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण ये दूसरे मास पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, या तो अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा या फिर रिपल्सन फोर्स लगाएगा। सपोज कोई मास है, मास पे अगर चार्ज पॉजिटिव है और दूसरे मास पे चार्ज नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली ये अट्रैक्शन का फोर्स होगा, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और दो मास है और एक पे पॉजिटिव चार्जेस है, दूसरे पे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये इधर के आप इसको इधर पुश करेगा, इसको इधर पुश करेगा। और ऐसा हम लोग जानते हैं कि जहाँ तक सेम चार्जेस होता है एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर माइनस माइनस हुआ तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसी को मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में लिख दिया है, या फिर स्टार मार्क में भी आप इसे लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी कैरिड बाय अ मैटर ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई फोर्स एंड अदर मैटर ऑफ ए पार्टिकल। पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि चार्ज जो है, देखिए मैंने इसको हर एक चीज़ को मैंने स्टार मार्क में किया है, आप इसे अपने नोटबुक पे कॉपी डाउन भी कर सकते हैं। अब देखो, आप किसी भी मैटर की बात करते हो, कोई भी मैटर हो, एक्स वाई, कोई भी कुछ भी हो सकता है, नो मैटर, मीन एवरीथिंग इज मैटर। लाइक दिस पेन इज ऑल्सो हैविंग मैटर, इसको आप मैटर कह सकते हो। आई मीन लाइक इन लॉकडाउन यू कैन सी दिस सैनिटाइजर इज अ मैटर, कुछ भी आप मैटर कह सकते हो। तो मैटर की जहाँ तक बात है, अगर मैटर पे चार्ज हमेशा, किसी भी मैटर पे चार्ज हमेशा अगर आप देखोगे तो बराबर ही होता है, यानी कि नेट चार्ज किसी भी मैटर पे ज़ीरो ही होता है हमेशा, या तो ज़ीरो होगा। जैसे ही जब हम लोग बात करते हैं कि किसी मैटर पे चार्ज है, सपोज ये मैटर है और इस पे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है कंपैरेटिवली प्रोटॉन। तो जहाँ हमारा प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगी, तो ऑब्वियसली इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये हमारा या तो नेट रहेगा, या तो नेट चार्ज ज़ीरो रहेगा, या तो पॉजिटिव रहेगा, या फिर नेगेटिव रहेगा, जिस पे डिपेंड करता है कि आप क्या है क्या नहीं है। इस पे डिपेंड करता है कि चार्जेस इसमें कितने हैं। अगर चार्जेस जिस चार्ज की क्वांटिटी ज़्यादा हुई, उसका चार्ज इस पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसे हम लोग कहते हैं कि मैटर जो है हमेशा, सी ए मैटर कैन हैव
टू स्टेट चार्ज एंड अनचार्ज, दो ही चार्जेस होगा, या तो चार्ज होगा या फिर अनचार्ज होगा। अनचार्ज मीन्स नेट चार्ज इज इक्वल टू ज़ीरो। इसी को हम लोग कहते हैं मैटर इज हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव और न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स नेट चार्ज इज इक्वल टू ज़ीरो। हम लोग बात करेंगे चार्जेस के बारे में कि कौन सा चार्जेस किसके पास है। सपोज दैट दिस वन इज ग्लास एंड दिस वन इज प्लास्टिक। व्हाट वी डू फर्स्ट वी, दिस पेपर इज कॉल्ड, सपोज करो आप ये सम काइंड ऑफ कॉटन या फिर कोई कपड़ा है। अगर ग्लास को, ये ग्लास है, अगर ग्लास को इस पर रब करते हैं तो देखते हैं इस पर कुछ चार्ज आ गया है। सो चेक करने का सबसे सिंपल तरीका है, ग्लास को आप रब करो और रब करने के बाद छोटे छोटे टुकड़े पे, पेपर के टुकड़े पे अगर आप ले जाओगे तो देखोगे आप इसमें चिपक रहा है। आपने बहुत बार देखा होगा। ये बहुत नॉर्मल है, हर एक बच्चे ने अपने क्लास में किया होगा, या जो बच्चे होंगे या फिर ऐसे भी आपने देखा, या फिर आपने देखा होगा कि गूज बम्स, यानी कि कभी कभी कोई पेपर आप अपने स्किन के ऊपर ले जाते हो तो आप देखते हो कि आपके रोए जो हैं वो खड़े हो जाते हैं, मीन्स दे आर गेटिंग चार्ज। सिमिलरली जब हम ग्लास को रब करते हैं कोई ऊल के साथ या किसी कपड़े के साथ तो देखते हैं कि हमें इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और जब वी रब प्लास्टिक विद कॉटन, व्हाट वी सी, इस पे भी कुछ चार्ज आ गया है। और जब हम दोनों को एक दूसरे के पास रखते हैं तो दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया, ऑब्वियसली किसी पे पॉजिटिव चार्ज हुआ, किसी पे नेगेटिव चार्ज हुआ। तो हम लोग के पास एक हिरार्की है, एक लिस्ट है जिसमें पता चलता है कि किस पे क्या चार्ज है। तो हम लोग इसको चेक करने का भी प्रोसीजर है कि कैसे चेक करेंगे कि जब सपोज करो ग्लास को आप रखिए तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज हुआ या नेगेटिव चार्ज हुआ। सिमिलरली इफ इज टॉकिंग अबाउट द प्लास्टिक को अगर रख किए तो इसमें पॉजिटिव चार्ज हुआ या नेगेटिव चार्ज का, इसको चेक करने का हमारे पास प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर को हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन एक बात हम लोग और कहते हैं, सपोज करो जब हम लोग सारे कोई जानते हैं ग्रेविटेशनल है, कुछ भी ऐसे अगर फॉल हो रहा है यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें लग रहा है, मोमेंट भी हम लोग ऐसे पेन का जो कवर है इसमें लगाते हैं तो अगर ऐसे करने पे देखते हैं कि हमारा पेन का कवर नीचे की ओर नहीं गिर रहा है, कारण क्या है, तो इसमें किसी ना किसी तरह का फोर्स लग रहा है, बट दिस इज नॉट कॉल्ड व्हाट ग्रेविटेशनल फोर्स इज। ये इतना बड़ा फोर्स है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को भी ये रोक सके, यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो फोर्स है, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, उस फोर्स को ये जो पेन और कवर के बीच में फोर्स है वो इससे ज़्यादा है। तो ये फोर्स क्या है, ये फोर्स है एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स फोर्स, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स फोर्स। ये एक फोर्स है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। सिमिलरली इफ़ यू टॉकिंग अबाउट, अगर हम देखते हैं कि जब हम चॉक को बोर्ड पे लिखते हैं तो वो चॉक जो है बोर्ड से चिपक जाता है, इसको हम लोग कहते हैं क्लेंजिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लेंजिंग इसे कहते हैं, जो बोर्ड पे चिपक जाता है। या फिर जो पेन से हम लिख रहे हैं, पेन से इस पेज पे ये चिपक जा रहा है, इसको क्लेंजिंग प्रोसेस कहते हैं। सिमिलरली अगर हम नट बोल्ट की बात करते हैं, नट को अगर हम बोल्ट में अगर कसते हैं और इसको छोड़ते हैं तो देखते हैं कि ये फॉल नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कोई फ्रिक्शन, जिसे हम लोग 11th क्लास में पढ़े, फ्रिक्शन के कारण ये कोई अट्रैक्शन फोर्स है जिसके कारण ये फॉल नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं क्लिंच कर गया है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंच कहते हैं। और जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंच कहते हैं। इट्स बहुत ही नॉर्मल है, नेचर में बहुत ही नॉर्मल है। हाँ, जहाँ तक बात होती है पॉजिटिव और नेगेटिव की, जब हम बात करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव की, तो इसका जो हमारे साइंटिस्ट हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने इसका खोज किया और इन्होंने उनका नाम दिया पॉजिटिव। जनरली होता क्या है कि जो साइंटिस्ट जिस चीज़ की खोज करते हैं उन्होंने अपने नाम पे रखता है, बट उन्होंने इसका नाम पॉजिटिव और नेगेटिव रखा। इसके पीछे भी एक रीज़न है, और रीज़न ये है कि जब भी हम देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो हम लोग देखते हैं, जब भी दो क्वांटिटी मिलती है तो वो तीसरा क्वांटिटी कुछ आपको दिखता है। सपोज हाउ कुड आई से यू, दो मैटर मिलके हमेशा तीसरा मैटर तैयार होता है। जैसे अगर हम लोग केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा H2O की बात करते हैं, ये एक अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो एक हमारा क्या हो जाता है, ये वाटर, जिसे हम लोग वाटर कहते हैं। लेकिन एग्जिस्टिंग स्टिल, ये दोनों स्टिल एग्जिस्ट करते हैं, ये लोग गायब नहीं हुए, ये दोनों एलिमेंट खत्म नहीं हुए हैं, गायब नहीं हुए हैं, बट
जब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स की, वहाँ पे ये ख़त्म भी हो सकता है, यानी कि जब हमारा चार्जेस ज़ीरो होगा तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं मास की, तो मास में हमेशा ये एग्जिस्ट करता है, हमेशा वो थर्ड ना कुछ क्वांटिटी बनाएगा ही बनाएगा। पर जब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स की, तो उसमें चार्ज ज़ीरो होता है। इसको मैंने सारा लिख दिया है, पॉइंट वाइज जो मैंने आपको बताया वही सारा कुछ लिखा हुआ है। सी मैंने फिल सी अप्लाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लिंच. It is a very common force in nature. There are the two type of charges where need to end for negative and Benjamin. See Benjamin Franklin ने आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का नाम दिया है, और इसका नोमेनक्लेचर इसीलिए देते हैं, जैसे मैंने आपको ये बताया, द नोमेनक्लेचर वाज गिवन बिकॉज द चार्ज कैन बी एडेड टू जीरो लाइक क्वांटिटी which are positive and negatively. Similarly it's like that no, 2 प्लस एंड माइनस 2 विल बी ज़ीरो. तो ये हमारा चार्जेस आपका ज़ीरो हो जाता है. कोई भी, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, दिस इज़ ग्लास एंड दिस इज़ प्लास्टिक. जब हम एक दूसरे को ये सपोज करो आप कॉटन है या फिर कोई क्लोथ है, तो क्लोथ में अगर हम जब भी रब करते हैं ग्लास को, तो इस पर कोई चार्ज होगा. सिमिलर वे में सेम चार्ज इस पर भी चार्ज होगा, लेकिन अपोजिट. सपोज अगर ये पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव होगा. ये अगर प्लास्टिक है, प्लास्टिक को मैंने इस पर रब किया, तो इस पर भी कुछ चार्ज होगा, इस पर भी चार्ज होगा, दोनों सेम अमाउंट में होगा. अगर इस पर पॉजिटिव है तो इस पर नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव. अब बात आती है किस पे पॉजिटिव है और किस पे नेगेटिव है, ये कैसे डिफाइन करें. फैराडे ने इसके लिए भी एक सीरीज़ बनाई है, जो आपने देखा होगा, या इधर दैट इज़ डिफरेंट. दिस वन इज़ वेरी ओल्ड, काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी ये सीरीज़ हम लोग अपने क्लास 12th में पढ़ते हैं. ये सीरीज़ आप यहाँ देखेंगे, मैंने लिख रखा है. जैसे जैसे सीरीज़ है ऊपर से नीचे तक, जो ऊपर वाले को अगर किसी से भी नीचे वाले से आप रब करोगे, अगर यहाँ ग्लास अगर हम टॉप पे देखते हैं, नीचे देखते हैं, सबसे नीचे एक पे है सल्फ़र, उसके ऊपर है प्लास्टिक, यानी रेजिंग प्लास्टिक, एक ही कैटेगरी में हम लोग रखते हैं. तो प्लास्टिक यू कैन सी आपको ईजिली मिल जाएगा, ग्लास भी मिल जाएगा. लेकिन जब ये दोनों को हम लोग रब करते हैं, ग्लास एंड प्लास्टिक, व्हाट वी सी, जो भी ऊपर वाले श्रृंखला में है, यानी कि जो ऊपर है उस पर हमेशा पॉजिटिव जाएगा, और नेगेटिव वाले में, सॉरी, नीचे वाले में हमेशा नेगेटिव जाएगा. सिमिलरली इफ विल सी कि ऊल एंड वैक्स को अगर आप रब किया जाए तो किस पे पॉजिटिव जाएगा तो किस पे नेगेटिव जाएगा. तो ऑब्वियसली जो ऊपर है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नीचे वाला नेगेटिव होगा. सिमिलरली अगर प्लास्टिक एंड मेटल को अगर रब किया जाए तो मेटल वाला हमेशा पॉजिटिव होगा एंड प्लास्टिक विल बी ऑलवेज नेगेटिव. ये एक रूल बनाया गया है, जो आप 2-3 बार देखिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा. ये क्वेश्चन भी आता है बहुत, हार्डली यू विल गेट लाइक 1 मार्क्स क्वेश्चन दैट्स. अब हम लोग के पास क्वेश्चन आता है कि सपोज ये दो बॉडी है हमारे पास, ये चार्ज है या नहीं चार्ज है. ये हमको मतलब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि दिस बॉडी इज चार्ज और नॉट, दिस बॉडी इज चार्ज और नॉट. तो उसके हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट पेज में दिखा रहा हूँ. व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप? So this is what called an electroscope helps you know the presence of electric charges. It use property of repulsion of charges. तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्कोप होता है. हम लोग देखे होंगे जो एक्चुअली इलेक्ट्रोस्कोप में पतली पतली 2 गोल्ड की लीव्स होती है जी, गोल्ड की लीव्स, वेरी वेरी थिन. लाइक अगर आप ध्यान दोगे कि जब आप मिठाई खरीदते हो उस पर एक सिल्वर कलर की एक फॉयल टाइप की होती है, या फिर आप फॉयल पेपर ले लो, या फिर सिगरेट में जो गोल्डन पेपर होता है, गोल्डन कलर का पेपर होता है, दैट मच थिन. सी हम लोग देखेंगे कि ये गोल्ड लीव्स इलेक्ट्रोस्कोपिक कैसे काम करता है. ये हमारा मेटल का एक ऊपर में ये मेटल का होता है, और साथ में इसके साथ एक कैरी करता हुआ ये भी मेटल का होता है. और ये नीचे जाके अगर हमारे देखें, जो गोल्ड लीफ के मैं बात कर रहा था, ये हमारा गोल्ड लीफ है, जो बहुत थिन गोल्ड से बना होता है, वेरी लाइट एकदम. जैसे मैंने बताया आपको, जब आप मिठाई लेते हो तो उसमें एक जो सिल्वर कलर का एक फॉयल होता है, दैट मच थिन, बहुत हल्का और बहुत लाइट. तो अगर इसको ओपन में रखेंगे तो ये हवा से हिल सकती है. इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में बंद कर देते हैं, सो दैट इसमें हवा का इफेक्ट नहीं आए. अब क्या करते हैं, ये भी एक्चुअली मेटल होता है, ये भी आपका मेटल है,
ये दोनों मेटल है और इसमें आपका गोल्ड लीफ लगा हुआ है। ये ऐसे तो ये पैरेलल होती है नॉर्मल कंडीशन में। अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई बॉडी चार्ज है या नहीं। सपोज इस दोनों में अगर ये चार्ज है या ये चार्ज नहीं है, तो इस बॉडी को ले जाके, मैं प्रैक्टिकली आप लैब में चेक कर सकोगे, इस बॉडी को ले जाके जब हम यहाँ टच कराते हैं इसमें, और अगर ये ग्लास है, सपोज ये ग्लास है और इसमें जाके हम लोग टच कराते हैं, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव, ग्लास इज विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। अगर हम प्लास्टिक के साथ रब करते हैं या फिर किसी भी चीज़ के साथ रब करते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिकली इसमें ट्रैवल करेगा और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दिस पॉजिटिव एंड दिस विल ऑल्सो पॉजिटिव। जब इस दोनों में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये जो लीव्स हैं, गोल्डन लीव्स जिसे कहते हैं, ये इसका डायरेक्शन ये एक दूसरे को रिपल्स करेगा। कारण ये है कि दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल्स करके ये दोनों इस कंडीशन में आ जाएंगे। मोमेंट हम लोग अगर ये सपोज करो प्लास्टिक है, इसके बाद जब ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव है, इसके बाद हम लोग जाके अगर इसको टच कराते हैं तो हमारे पास इस पर क्या चार्जेस है, नेगेटिव। प्लास्टिक विल बी नेगेटिव इफ यू रब विथ कंपेयर टू ग्लास। प्लास्टिक हमारा नेगेटिव है, इस पर जैसे नेगेटिव जाएगा तो ये फिर से न्यूट्रल हो जाएगा और ये फिर स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि ये तो न्यूट्रल कर दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये न्यूट्रल हो गया बॉडी, फिर ये न्यूट्रल हो गया। लेकिन ये अगर पॉजिटिव है, कोई और बॉडी अगर ले आते, थर्ड बॉडी कुछ भी, वो भी अगर पॉजिटिव हुआ, उसको अगर हम लोग इस पर टच कराएं, सपोज ये बॉडी मेरे माय फिंगर इज पॉजिटिव, इसको हम टच कराएं तो ये रिपल्स, ये और चार्ज हो जाएगा और इसकी डायरेक्शन और दूर हो जाएगी। तो ये होगा, दिस इज़ व्हाट कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोपिक। जो गोल्ड लीफ के थोड़ा हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट, यू कैन से। सिमिलरली हम लोग देखेंगे कि ये चार्ज एक दूसरे पे कैसे रिपेल करता है। सपोज जब ये पोजीशन यहाँ पे है गोल्ड लीफ्स की, ये एक्सटर्नल वाली दूर वाली की बात कर रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पे कोई और मटेरियल ले गया, यहाँ टच किया, या अगर ये श्रिंक कर गया यानी कि नीचे की तरफ आया, मीन्स ये क्या चार्ज हुआ, ये नेगेटिव हुआ, क्योंकि ऑलरेडी ये पॉजिटिव चार्ज इस पे गया था। ये अगर यहाँ पे आया, ये दोनों श्रिंक करके अगर पास में आते हैं तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज हुआ, ये नेगेटिव इस पर फ्लो हुआ एक दूसरे पे, फिर ये एक दूसरे को न्यूट्रल करने की कोशिश किया और ये पास में आ रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव हुआ। सिमिलरली मैंने थर्ड फोर्थ या फिफ्थ कोई मटेरियल लाया, इसमें लाके टच कराया और ये ऑल रिपल्स हो गया, तो इसका क्या चार्जेस हो गया, ये फिर से पॉजिटिव हो गया, यानी कि ये और पॉजिटिव हो गया इसका। अब हम लोग देखें ये व्हाट इज थ्योरी, अब हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या होता है। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि चार्ज के बारे में बात करते हैं। जब हम लोग देखते हैं जनरली स्काई में, तो जब क्लाउड आपस में टकराती है तो एक लाइट जनरेट होता है। वो बेसिकली लाइट क्या है, वो लाइट एक्चुअली चार्ज है। होता क्या है, ऊपर में जब बादल एक दूसरे से रब करते हैं एक दूसरे को, तो उसमें इतना ज़्यादा चार्ज जनरेट होता है कि वो जब आपस में टकराते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी का रूप लेते हैं। उसको मैं अलग दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। सपोज करो ये दो मेटल है, दो अलग अलग, एक ग्लास एंड प्लास्टिक, हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी रब किया। या फिर ऐसा मान लो कि ये प्लास्टिक है और ये एक फ़ैन है, फ़ैन की जो विंग्स होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 लाइक 20 विंग्स है फ़ैन की, और ये रब कर रही है इसमें, इस ग्लास में, प्लास्टिक की फ़ैन इसमें रब कर रही है, ये राउंड 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 होते जा रही है। अब इसमें क्या है, मैंने फ़ैन को ऑन करके छोड़ दिया और 10 मिनट छोड़ दिया, 10 मिनट तक ये रेगुलर, तो उसमें मतलब लैक्स ऑफ टाइम इसमें रब किया। अब मैंने हटा दिया है, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, तो देखिए क्या है कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा चार्ज हो गया। और सिमिलरली फ़ैन का जो प्लास्टिक है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चार्ज हो गया। तो ये मान लो एक फ़ैन है, ये एक मटेरियल हो गया, ये एक मटेरियल हो गया। जब सपोज करो ये मटेरियल हो गया फ़ैन का, जिसमें काफ़ी ज़्यादा चार्जेस हो गया, सिमिलरली काफ़ी ज़्यादा चार्जेस हो गया आपके ग्लास में, और ये दोनों को जो पॉइंट आउट करते हैं, इस दोनों को पॉइंट आउट करते हैं ऐसे, अगर हम लोग टच करते हैं, वो पास में लाते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि स्पार्क होता है, एक बहुत तेजी, बिना टच किए हुए यहाँ पे स्पार्क होगा। इससे पता चलता है कि ये डिस्चार्ज हुआ। जैसे ही ये स्पार्क हुआ, इट मीन्स ये डिस्चार्ज हुआ, जिसमें जो भी चार्ज था, इसमें जो भी चार्ज था, उन्होंने लाइट और
साउंड का लाइट एंड साउंड में वो एनर्जी चेंज हो गई और ये डिस्चार्ज हो गया। तो अब इसमें चार्जेस क्या हो गया, फिर से ज़ीरो हो गया। अर्लियर इट वाज वेरी हाई इन बोथ केसेस, लेकिन अब ये ज़ीरो हो गया। तो उसी को हम लोग थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन थ्योरीज में पढ़ेंगे। जो मैंने बताया वही मैंने लिखा भी है, इसको आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा। अब थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आता है तो यही आप इसमें सारा कुछ लिखिएगा जो इसमें लिखा हुआ है। 7 पॉइंट है, कुछ ना कुछ आपको याद रहे। एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, सपोज कोई भी बॉडी चार्ज होता है, सपोज एनी बॉडी, अगर ये चार्ज है या तो इस पर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसी दोनों में से कोई चार्जेस होगा। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं ये बॉडी चार्ज है पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सपोज ये दूसरी बॉडी है, ये नेगेटिव चार्जेस है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इसने अपना एक प्रोटॉन दे दिया हो और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, या फिर इसने अपना यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चला गया हो तब ये पॉजिटिव चार्ज हुआ। दोनों में से एक केस हो सकता है। तो हमेशा प्रोटॉन जो है कभी ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में काफ़ी हैवी होता है। इफ़ यू कंपेयर बोथ ऑफ देम दे आर वेरी मच हैवी। एंड प्रोटॉन जो न्यूक्लियाई के अंदर काफ़ी, सपोज दिस इज़, आप शेल के स्ट्रक्चर को पढ़ते होगे केमिस्ट्री में, कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे प्रोटॉन होता है और ये आपका इलेक्ट्रॉन होता है जो आपने पढ़ा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन काफ़ी हैवी होता है, अबाउट 1837 टाइम्स हेवियर दैन इलेक्ट्रॉन। तो अब आप ये बताओ, जो इलेक्ट्रॉन को मूव करने में ज़्यादा एनर्जी लगे या प्रोटॉन को? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है काफ़ी लाइटर है कंपेयर टू प्रोटॉन। तो हमेशा जब भी मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का होगा, प्रोटॉन का कभी नहीं होगा। जब भी कोई बॉडी चार्ज होती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमेशा इलेक्ट्रॉन ही होता है। जब भी कोई बॉडी चार्ज होगी पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन होता है। किसी बॉडी का चार्ज न्यूट्रल पे आता है, कोई बॉडी अगर न्यूट्रल हो जाती है, न्यूट्रल होती है, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन ही होता है। प्रोटॉन कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड होता है, काफ़ी इंटेंशनली एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और ये यहाँ से नहीं हिल पाता कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन। तो जब भी मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन ही का होगा। ये सारी चीज़ मैंने पॉइंट्स में देखी, आप एक बार देख लीजिएगा। During rubbing, the electronics are exchanged or there is a transfer of electrons. This explains the developing opposite charges. Yeah, the body which is excess electron become positive and the positive is negative, obviously positive. Whenever it needed, it is electron which moves, being 1837 times lighter than proton, जो मैंने अभी आपको बताया। और only electron is responsible for electrification, as I said just a moment before कि हमेशा responsible electron ही होगा। दूसरा रखिएगा, charge is always carried by a particle। हाँ, this one is very important, very much important। last but not the least, चार्ज जो है हमेशा मूव करेगा मास के साथ। विदाउट मास चार्ज नहीं हो सकता। जैसे बादल में अगर देखते हैं तो बिजली कड़कती है, तो कहीं कहीं आप देखते हो बिजली गिरी, आपने सुना होगा। तो मीडियम होता है, यानी कि सपोज करो ये बादल है और ये अर्थ है, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मीडियम होता है, तभी इलेक्ट्रिसिटी ऊपर से नीचे आ सकती है। अब यहाँ एयर होते हैं, एयर में काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिफिकेशन को अर्थ तक ला सकते हैं। कोई ना कोई मीडियम चाहिए, विदाउट मीडियम इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल नहीं करेगा, उसके लिए कोई ना कोई पार्टिकल्स चाहिए। सपोज दिस वन इज द अर्थ, दिस वन इज क्लाउड एंड हेयर सो फार 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 इज सन। दिस इज सन, क्लाउड एंड अर्थ। आपने कभी नहीं सुना होगा कि सन से कोई बिजली कड़कती हुई पृथ्वी पे आई है। कारण यह है कि इन दोनों के बीच में वैक्यूम होता है, यहाँ से यहाँ काफ़ी दूर तक वैक्यूम होता है, और वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन ट्रैवल नहीं कर सकती।
इलेक्ट्रॉन को जब भी ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई पार्टिकल्स चाहिए होता है, तब ये ट्रैवल करेंगे। इसीलिए आप देखते हो एक क्लाउड से नीचे आ सकती है बिजली, या फिर सपोज जहाँ हमारा बिजली जनरेट होती है, जहाँ पे भी बिजली जनरेट होती है और हमारा घर हो जो होता है, ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई वायर होती है। ऐसे ये नहीं जा पाएगी। बिजली को हमेशा ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई पार्टिकल चाहिए ही चाहिए। वैक्यूम में बिजली कभी भी, इलेक्ट्रिसिटी कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकती है, इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं कर सकती। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चार्ज इज ऑलवेज कैरिड बाय पार्टिकल्स इन वैक्यूम, चार्ज कैन नॉट मूव। तो चार्ज एंड मास के बारे में हमारे देखेंगे। चार्ज एंड मास, सॉरी, नेगेटिव चार्ज इज हैवियर एंड पॉजिटिव चार्ज इज लाइटर। इसका मतलब क्या हुआ? जबकि मैंने बोला है पॉजिटिव जो प्रोटॉन होता है वो हैवियर होता है, यहाँ मैंने उल्टा लिखा है। नेगेटिव चार्ज इज हैवियर एंड पॉजिटिव चार्ज इज लाइटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई मास होता है, इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन इसके पास आया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब कितना पॉजिटिव चार्ज है दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन इस पे आया, कुछ भी एक्स वाई जेड अमाउंट, कुछ भी अमाउंट आया। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जब आता है तो इलेक्ट्रॉन का हमारा कुछ मास होता है, कुछ ना कुछ इसका मास होता है। कितना मास होता है मैं आपको बताऊंगा। तो ये ऑब्वियसली पहले इसका एक्स वेट था, अब इसके पास एक्स प्लस ई, और नंबर ऑफ डिपेंड अपॉन कितना नंबर है, एक्स प्लस ई हो गया। तो ऑब्वियसली इसका वेट जो है पहले से ज़्यादा हो गया। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, नेगेटिव चार्ज हैवियर, यानी कि ऑब्वियसली इस पे अगर इलेक्ट्रॉन आया तो इस पे क्या चार्ज हो जाएगा? इस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इस मास पे। इस मास पे नेगेटिव चार्ज हुआ तो ऑब्वियसली ये हैवियर हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इज हैवियर एंड पॉजिटिव चार्ज इज लाइटर। ऑब्वियसली जिस मास में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मास लेके ही निकलेगा, मास निकलेगा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज वाला लाइटर हो जाएगा। द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन आर एलिमेंट्री चार्जेस एंड डिनोटेड बाई ई। ओके, एलिमेंट्री चार्जेस कहने का मतलब हुआ है कि इससे छोटा चार्ज हम लोग नहीं जानते हैं। तो चार्ज हमारे इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका यूनिट जो होता है कूलम होता है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस मच, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। दिस इज वेरी 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 स्मॉल, लेकिन हम लोग kg में लिखना है इसलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं 9.1। ये हमारा न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, आप इस नंबर को याद रखिएगा, ये भी न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। ये नंबर को आप याद रखिए, 1.6.10⁻19 कूलम, ये हमारा यूनिट होता है कूलम। और या इसका जो अगर यूनिट देखिएगा तो यूनिट हमारा कूलम होगा। एंड ये दिस वन इज, दिस इज ऑल अबाउट आई थिंक। और नेक्स्ट हमारे दूसरी क्लासेस पढ़ेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो।